नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 7 पर। ये इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इवेल्युएट साबित होने वाले हैं। आप अपना इवेल्यूशन मूल्यांकन खुद से कर सकते हैं। टेस्ट नंबर 7 है और आप इस तरह से देखेंगे तो सीरीज 6316 है इसका टेस्ट नंबर दोस्तों। तो आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हम एक्सप्लेन करा रहे हैं आपको डिटेल में, जहां से आप जल्दी चाहें तो 2x पर करके मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं और आप अपना इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना होता है और आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर फीडबैक के साथ बताएं कि हम कैसा आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज वेरी इंपोर्टेंट। अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ, इकोनॉमी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। मिस मत करना, लास्ट तक जरूर बने रहना दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहना इसमें, क्योंकि ये एंड तक जरूर देखेगा। आपकी अपने कम से कम 1-2 क्वेश्चंस को एनहेंस कर देगा ये आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन आपका 100% एनहेंस हो जाएगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों। क्योंकि आप अगर टेस्ट सीरीज चलाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, चलाते नहीं लगाते हैं, तो आपको इवैल्यूएशन में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ है। पहला क्वेश्चन है, इन रूरल एरियाज मीना फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट ऑन फार्म्स। इट्स ओनली ड्यूरिंग द सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग सीजन्स। For the rest of the year, she remains without any gainful work due to the lack of non-farm employment opportunities. Which of the following types of unemployment does this situation represents? ये कहना कि मीना जो है सिर्फ सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पर ही उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। उसके बाद पूरे साल वो उसको एक गेनफुल वर्क नहीं मिलता है, क्योंकि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो कह रहे हैं ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट दर्शाता है दोस्तों। देखिए, अगर बात करें सिर्फ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का टाइम मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल मई तक होता है, 3 मंथ्स दोस्तों। इसी समय मीना को जॉब मिलती है, बाकी के वो 9 मंथ्स बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रहती है। तो दोस्तों इस अनएम्प्लॉयमेंट को कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आंसर इज 1, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा दोस्तों। आंसर इज 1, ये कहलाएगा आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट। वही बात करें डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चारों की बात करेंगे। जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझेंगे दोस्तों, किसी काम के लिए मान लो 2 आदमियों की जरूरत है, वहां पर उसी काम को करने के लिए 4 आदमी लगे हुए। मान लो एक खेत है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, जहां पर देयर इज ए नीड ऑफ ओनली 2 पर्संस, लेकिन वहां उस काम में उसकी पूरी फैमिली करीब 4-5 लोग लगे हुए हैं। तो ये कहलाएगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। काम 2 लोगों का है, कर 5 लोग रहे, वो 3 लोग इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, चलिए एक बार और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को मैं डिफाइन करता हूं अच्छे से दोस्तों। देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज प्रेवलेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन ऑफ द ईयर इन सम सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर हो गया आपका, आइस फैक्ट्री हो गई। यहाँ पर सम स्पेसिफिक सीजन्स में ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसे कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप सम रूरल एरियाज में देखेंगे, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, a major percentage of the population is engaged in agriculture. Approx 59 to 60% people are engaged in agriculture. So agriculture being a seasonal activity which are not able to provide employment to the people which are engaged in it throughout the year. So answer is A. अब बात कर रहे थे हम डिसगाइज की, इसको भी एक बार और समझ लेते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कहेंगे दोस्तों, इसको कहते हैं हिडन, याद रखना, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की संज्ञा भी दी जाती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की संज्ञा भी दी जाती है इसको। गॉट इट। इसका मतलब यह है कि जब मोर पीपल आर वर्किंग देन नीडेड, मोर पीपल आर वर्किंग देन नीडेड, यानी कि उतनी आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं, बट रिमूविंग सम पीपल डज नॉट रिड्यूस प्रोडक्शन, मतलब आप उसमें से कुछ लोगों को हटा भी दोगे तो प्रोडक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट लुक्स लाइक एवरीवन हैज ए जॉब बट सम पीपल आर एक्चुअली नॉट नीडेड। जैसे आप देखेंगे किसी फार्म में, एग्रीकल्चर लैंड में 3 लोगों की जरूरत है और वहां पर 6 लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। गॉट इट। चलिए अब बात करेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे। समझ लो भाई, थोड़ा सा समय देखिए।
स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब है कि व्हेन पीपल कैन नॉट गेट जॉब, व्हेन पीपल कैन नॉट गेट जॉब्स बिकॉज देयर स्किल्स डज नॉट मैच द जॉब रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि भाई उन्हें आती है कारपेंट्री और उन्हें काम करना है लोही स्मिथ यानी कि लोहार का, तो ऐसा है कि उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, उनकी जो स्किल्स है वो मैच नहीं करती है, उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जॉब्स तो अवेलेबल है बट वर्कर्स डोंट हैव द राइट स्किल्स। समझ रहे आप? तो यहाँ पर एग्जांपल समझेंगे, कोई वर्कर है वो टाइप राइटर का काम जानता है बट भाई उसे कंप्यूटर में क्या है, यूज करना है उसको कंप्यूटर। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिलेगा। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट पाएंगे, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट समझिए, व्हेन पीपल लूज जॉब्स बिकॉज द इकोनॉमी इज डूइंग बैडली। जैसे रिसेशन का टाइम है, किसका, रिसेशन का समय है, तो उसको कहेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कंपनीज अर्न लेस मनी, तो वो क्या कर रही है, दे फायर वर्कर्स। जैसे आप एआई आने से, एआई आया हुआ है तो बहुत सारी आईटी की कंपनीज बहुत सारे वर्कर्स को फायर करेंगे, बिकॉज जो कोडिंग जो इंजीनियर्स करते थे वो एआई इजी गोइंग तरीके से कर ले रहा है। तो ये हो गया साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इफ पीपल स्टॉप्स बाइंग कार्स, तो कार फैक्ट्रीज प्रोड्यूस लेस एंड वर्कर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर जॉब्स। व्हेन द इकोनॉमी इंप्रूव्स दे मे गेट जॉब अगेंस्ट। तो ये पूरी कहानी इस तरीके से चलती है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया एक्स्ट्रा वर्कर, स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया रॉन्ग स्किल्स, और साइक्लिक का मतलब हो गया बैड इकोनॉमी। गॉट माय पॉइंट? देखिए मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप तक ये अच्छे से पहुंचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पाएंगे, क्या है, दो एआई किरण इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज, और व्हाट इज एआई किरण? तो दिस इज द सी इनिशिएटिव टू बिल्ड a vibrant cross-functional AI community for women across various domain। तो एआई किरण एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंपावर करेगा महिलाओं को, यानी कि इनिशिएटिव टू बिल्ड ए वाइब्रेंट क्रॉस फंक्शनल एआई कम्युनिटी फॉर वुमेन अक्रॉस वेरियस डोमेन। गॉट इट? तो ये है एआई दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेम 2 मिशन समटाइम्स सीन इन न्यूज, व्हाट इज फ्रेम 2? तो फ्रेम 2 is like SpaceX mission that includes the cultivation of mushrooms and microgravity। ये काफी चर्चा में रहा, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो मिशन जो फ्रेम 2 था, ये लॉन्च किया गया था ड्रैगन के द्वारा, जो ड्रैगन का स्पेस क्राफ्ट है स्पेस एक्स का दोस्तों। फ्रेम 2 इज द 16th क्रूड मिशन ओवरऑल यूजिंग द रीयूजेबल क्रू ड्रैगन। तो ये 16वां मिशन है जो फ्रेम 2 है, जो स्पेस एक्स का कौन सा, क्रू ड्रैगन को जो रीयूजेबल रॉकेट है उसको यूज कर रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे, तो आंसर आपका बी हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज 4? कह रहे हैं व्हाट इज द केप टाउन, व्हाट इज द केप टाउन कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज? केप टाउन कन्वेंशन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये था केप टाउन कन्वेंशन वाज इट इज ए ट्रीटी facilitating asset-based financing and leasing of high-value assets like aircraft, engines and the helicopters। जो केप टाउन कन्वेंशन है, ये एक ट्रीटी है दोस्तों जो एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग करती है और हाई वैल्यू एसेट्स लाइक एयरक्राफ्ट, इंजन एंड हेलीकॉप्टर को लीज पर देती है दोस्तों, फाइनेंस करती है, लीज करती है। यानी राज्यसभा ने, आपने देखा, राज्यसभा पास द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल इन 2025। It was aiming to align it as per Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment। तो ये था आपका केप टाउन कन्वेंशन। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है विच आर गारंटी द राइट ऑफ लीजर्स टू रिस्पॉन्स लीज हाई वैल्यू इक्विपमेंट लाइक दैट। गॉट इट? तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, व्हाट इज 5? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स नेशंस ऑफ बिमस्टेक, यानी कि दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या है दोस्तों? ये है ओनली 5 कंट्रीज। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखो सिक्स जो बिमस्टेक था उसकी एक समिट हुई दोस्तों, 6 याद रखना, ये 6 बिमस्टेक की समिट हुई जहां पर उसकी थीम थी बिमस्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलेंट एंड ओपन, कंक्लूड इन बैंकॉक अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थाईलैंड। ये इसकी थीम थी दोस्तों, याद रखना, थीम को याद रखना। तो जो बिमस्टेक है, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1997
with signing of the Bangkok Declaration. Signing with the Bangkok Declaration. It was originally formed with the 4 members. तो originally इसमें 4 members थे दोस्तों. There are only 4 members. Only 4 members. नंबर 1 इंडिया, याद रखना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका and the Thailand. These are the 4 members which are form the BIST EC. इसका नाम था BIST EC और इसका सेक्रेटरीट है दोस्तों ढाका. ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. तो इसका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर आप कहेंगे ढाका में दोस्तों. गॉट इट. चलिए, तो यहाँ पर है आप देख सकते हैं ये हो गए आपके कौन से 5 मेंबर है. और इस 5 मेंबर्स में कौन सा मेंबर्स नहीं है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बता दें. चलिए मैं बता देता हूँ. देयर आर 7 मेंबर्स. इसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है, नेपाल भी है दोस्तों. मलेशिया इज नॉट पार्ट. म्यांमार, क्या है? म्यांमार. ये म्यांमार है. भूटान भी है. क्या है? भूटान. समझ रहे आप? तो म्यांमार है और भूटान है दोस्तों, मलेशिया नहीं है. तो आप देखेंगे म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया और नेपाल. दीज आर द 7 मेंबर MBBS TIN. इसको बोलते हैं MBBS TIN. दे आर 7 मेंबर्स ऑफ द बिमस्टेक. गॉट माय पॉइंट? तो ये 7 मेंबर्स हैं जो 7 प्रायोरिटी एरिया पे काम करते हैं. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंट चेंज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एग्रीकल्चर एंड फूड, साइंस टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी. गॉट इट. तो ये बात हो रही है इस पर दोस्तों. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. तो दिस इज द बनारसी सेनाई, बनारसी तबला एंड द वारंगल का चपाता चिली. तो दीज आर द 3. ये तीनों हैं, ऑल ऑफ 3 जिसमें अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है दोस्तों इनको. गॉट इट. ये क्या है? बनारसी सेनाई एक टाइमलेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना, जहां पर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रमेश कुमार को एक आर्टिजन है बनारस के, उनको प्रोवाइड किया गया था, इसलिए चर्चा में आया. गॉट द पॉइंट. चलिए आंसर आपका बी हो गया इसमें. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम्स ऑफ इंडिया. इन द कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. 7 की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ग्रीन हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन और उसके सोर्स की बात करें कि भाई जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस से बनता है, ब्लैक हाइड्रोजन कॉइल से बनता है, या पिंक हाइड्रोजन मीथेन से बनता है. कह रहा है विच पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच. चलिए मैं बताता हूँ. देखिए जो अभी ये जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया था दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लेके आया गया. देखेंगे आप जो ब्लैक या ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले. चलो ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको बनाने के लिए जो सोर्स होगा वो होगा नेचुरल गैस. ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या होगा? जो सोर्स होगा वो होगा, नहीं यहीं पे एक कैच है दोस्तों. ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए नेचुरल गैस सोर्स नहीं होगा. ये आप ग्रे हाइड्रोजन बनाएंगे. जब आप ग्रे हाइड्रोजन बनाएंगे तो आपका सोर्स होगा नेचुरल गैस, और जो प्रोसेस होगा उसे कहेंगे मीथेन रिफॉर्मेशन. मीथेन रिफॉर्मेशन दोस्तों, उसको कहेंगे मीथेन रिफॉर्मेशन. उसके द्वारा ग्रे हाइड्रोजन बनाया जाएगा और उसका सोर्स होगा नेचुरल गैस. वहीं बात करेंगे कॉयल का. कॉयल का अगर सोर्स है तो बनेगा आपका ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन. ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन दोस्तों. और इसमें जो प्रोसेस होगा वो होगा कॉयल गैसिफिकेशन दोस्तों. कॉयल गैसिफिकेशन का यूज किया जाएगा. वहीं पिंक हाइड्रोजन बनाने के लिए दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी की नीड होगी. न्यूक्लियर एनर्जी की नीड होगी और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ये लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, उसके द्वारा पिंक हाइड्रोजन को डेवलप किया जाएगा. तो आंसर यहाँ पर सिर्फ सेकंड वाला मैच, यानी कि ये सही है, बी ओनली राइट दोस्तों. यहाँ और बात करते हैं दोस्तों. आपने देखा ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन बनाने के लिए सोर्स चाहिए कौन सा? कॉयल दोस्तों. कॉयल गैसिफिकेशन इसका प्रोसेस होता है. ग्रे हाइड्रोजन के लिए नेचुरल गैस सोर्स चाहिए और मीथेन रिफॉर्मेशन उसका प्रोसेस होता है. वहीं एक क्वेश्चन आता है ब्लू हाइड्रोजन दोस्तों. तो ब्लू हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल्स एज ए सोर्स चाहिए. क्या चाहिए? फॉसिल फ्यूल्स एज ए सोर्स चाहिए. और कॉयल गैसिफिकेशन या मीथेन रिफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा आप ब्लू हाइड्रोजन डेवलप कर पाएंगे. समझ रहे हैं? पिंक हाइड्रोजन मैं बता चुका. येलो हाइड्रोजन की बात करें, अगर आपको येलो हाइड्रोजन डेवलप करना है
तो देयर इज ए नीड ऑफ सोलर पावर एज ए सोर्स, और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। वहीं व्हाइट हाइड्रोजन चाहिए आपको, व्हाइट हाइड्रोजन दोस्तों, व्हाइट हाइड्रोजन डेवलप करना है तो व्हाइट हाइड्रोजन के लिए अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की जरूरत होगी एज ए सोर्स, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, और ये नेचुरली अकर हो जाएगी, यानी कि प्राकृतिक तरीके से बन जाएगी दोस्तों ये हाइड्रोजन, जिसे हम व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर आंसर हमारा बी आ गया। देखिए जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। Recently, the Odisha government notified the Simlipal Conservation Area as a national park. In the context, Simlipal contain which of the following area? Simlipal contain which of the following area? Like wildlife sanctuary है, tiger reserve, biosphere reserve है, elephant reserve. करें select the correct answer with using below. तो देखिए ये चारों हैं, 8 के भी हैं। तो जो सिमलीपाल उड़ीसा में जो नोटिफाइड किया टाइगर रिजर्व एज ए नेशनल पार्क, उसमें ये चारों हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, याद रखना, टाइगर रिजर्व भी डेवलप कर दिया है इसको, समझ रहे हैं, टाइगर रिजर्व भी, और बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, जो बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को ने उसे 2009 में मैन प्रोग्राम में, मैप प्रोग्राम जो था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में उसको डेवलप किया है, और इसको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के साथ जोड़ दिया दोस्तों। तो ये एलिफेंट रिजर्व भी है। चारों इज आंसर 1 2 3 4 इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। व्हाट इज 9? चलिए 9 की बात करेंगे। कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्रीज क्या है? चलो देखो, इट इंक्लूड्स एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डोमेस्टिक या हाउस होल्ड एक्टिविटीज, and it was introduced in 2017 by the CPCB, Central Pollution Control Board, under the Solid Waste Management Rules 2016. Which statement is given above correct? They are talking about blue category. चलिए, तो ब्लू कैटेगरी है, सीपीसीबी ने अभी दोस्तों जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने अभी डायरेक्शन जारी किए हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को कि भाई आप जो आपका क्लासिफिकेशन है उसे रिवाइज कीजिए इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। तो वहीं से ये क्वेश्चन निकल के आया दोस्तों, ब्लू कैटेगरी, वहीं से क्वेश्चन अराइज हुआ, इसलिए मैं आपको जानकारी देता हूं कि ये आया ब्लू कैटेगरी। ये इंट्रोड्यूस किया सीपीसीबी ने कि भाई क्लासिफाई करिए जो इसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, जो इसेंशियल एनवायरमेंटल जो सर्विसेज हैं उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें क्लासिफाई करिए। लाइक जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है म्यूनिसिपल का, बायो माइनिंग ऑफ लेगेसी वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन है। तो ये सारी चीजों को आप क्लासिफाई करिए कि किस कैटेगरी में, ब्लू कैटेगरी में है या नहीं दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट इंक्लूड्स एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक हाउस होल्ड एक्टिविटीज, इट कम्स अंडर द ब्लू कैटेगरी इंडस्ट्रीज। आंसर इज A1 राइट है दोस्तों। सेकंड देखेंगे, जो ब्लू कैटेगरी है उसको इंट्रोड्यूस किया 2017 में, दैट इज राइट, बट इट वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2025 यानी कि 2025 बाय द सीबीसी थ्रू ए रिपोर्ट टाइटल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स इनटू, एक टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर इनटू रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट या ब्लू कैटेगरीज। सेकंड इज नॉट करेक्ट दोस्तों, इट डज नॉट कम्स अंडर द solid waste management, it comes under the 3, 4 and categories। यहां पर जो क्लासिफाई किया है जनवरी 2025 में सीपीसीबी के द्वारा, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट दोस्तों, फर्स्ट इज राइट। तो आंसर इज ए। तो ब्लू कैटेगरी हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सेक्टर्स अमंग ऑल कैटेगरी। देखिए एक बात समझिए, जो रेड कैटेगरी है जहां सबसे ज्यादा सेक्टर है, नहीं ऑरेंज कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, जो रेड कैटेगरी है, देखिए सबसे पहले सीपीसीबी ने 419 सेक्टर्स को डिवाइड किया, 419, इसमें रेड कैटेगरी में 125 सेक्टर है, वहीं ऑरेंज कैटेगरी में आप देखेंगे ये आ सकता है, वहां 137 सेक्टर्स हैं। ग्रीन कैटेगरी में बात करूं तो ग्रीन कैटेगरी है 94 सेक्टर्स। व्हाइट कैटेगरी में दोस्तों, व्हाइट कैटेगरी में होंगे 54 सेक्टर्स, और ब्लू कैटेगरी हैव द ओनली 9 सेक्टर्स, 9 सेक्टर्स दोस्तों। गॉट इट? दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज बाय द सीपीसीबी। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे। 10 क्या है? डिफेंस एक्सरसाइज इन द इंडियाज पार्टनर कंट्रीज की बात हो रही है, व्हिच स्टेटमेंट इज राइट? देखिए इंडियन एयरफोर्स का ये जो पहला डेजर्ट फ्लैग 10, इट्स ए रीजनल सेलिब्रेशन और इंडिया और यूएई के बीच में,
दोनों के बीच में ही किया जाता है, तो आंसर इज राइट, पहला राइट है। ऑपरेशन जो अटलांटा है, ऑपरेशन अटलांटा जो है ये रिसेंटली दोस्तों यूरोपीय यूनियन की नेवल फोर्स के द्वारा, यूरोपीय यूनियन की नेवी के द्वारा कंडक्ट किया है, तो ये दोस्तों गलत हो गया। और दस्तलिक इज ऑल्सो राइट, ये 6th एडिशन था दस्तलिक का, जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कहां पर हुआ, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट किया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों। तो थर्ड ऑल्सो राइट है और फर्स्ट इज ऑल्सो राइट है। गॉट माय पॉइंट? तो आंसर आ गया आपका 1 and 3 इज ओनली दोस्तों, सी इज द राइट। ऑपरेशन अटलांटा ये यूके की जो नेवी है उसके द्वारा किया गया एक्सरसाइज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। 11 व्हाट इज 11? प्रोजेक्ट वर्षा समटाइम्स सीन इन न्यूज इज ए अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक नवल बेस्ड प्रोजेक्ट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट इज वेरी इंपोर्टेंट। तो जो आईएनएस वर्षा है ये दोस्तों, आईएनएस वर्षा को, आईएनएस जो वर्षा है इसको प्रोजेक्ट वर्षा के अंडर में ऑपरेशनल किया जाएगा 2026 में। गॉट इट? जो प्रोजेक्ट वर्षा है इट इज क्लासिफाइड नेवल प्रोजेक्ट विच आर एमिंग टू स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूतिंग इज इंडियाज अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। गॉट पॉइंट? और इसकी लोकेशन है, जो न्यूज में था दोस्तों, इट इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन द कोस्टल विलेज रामबिल्ली, रामबिल्ली इन आंध्र प्रदेश नियर विशाखापट्टनम। गॉट इट? तो ये सिमिलर प्रोजेक्ट वर्षा है फ्रॉम द ईस्ट, कारवार बेसिन कर्नाटका अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड सेफ गार्ड द वेस्ट कोस्ट, उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। गला थोड़ा खराब है उसके लिए वापस आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट सब कैटेगराइजेशन। सुप्रीम कोर्ट सब कैटेगराइजेशन क्या है? इन द ईवी चेन्नई जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड द सब कैटेगराइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या एससी सॉरी शेड्यूल कास्ट। मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? देखिए पहला जो स्टेटमेंट है इट वाज राइट, इट वाज राइट, पहला वाज राइट। इन द ईवी चेन्नई जज there is a 7 judge constitutional bench of the Supreme Court in the state of Punjab and others versus Devendra Singh and others held the sub classification of scheduled caste. It is permissible to grant separate quota for more backward within the SC category, in the SC category. Got it? The first statement is right. It decision and it correctness of the decision E.V. Chennai was the state of Andhra Pradesh in 2005, which held the scheduled caste notified under the article, you know very well, under article 341, formed one homogeneous group and could not be sub-categorized further. तो ये इस केस का जो सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब करेक्टनेस थी उस डिसीजन को लेते हुए इसको प्रोहिबिट कर दिया, तो दैट इज राइट। देखेंगे मध्य प्रदेश, नॉट मध्य प्रदेश, तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना वाज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन एंड इशू द नोटिफिकेशन। इट इज अप्लाइड इन बोथ एम्प्लॉयमेंट इन अंडर आर्टिकल 16 सब पार्ट 4 एंड द एडुकेशन द आर्टिकल ऑफ 15(4) 15(4). So got it? These are the right answer is second is wrong, first right यानी कि one only is right regarding this. Question number 13 पे बात करेंगे। long term vacancies since 2019 to the office of deputy speaker points to a constitutional anomaly. In this context, consider the following statement about the deputy speaker of the Lok Sabha. क्या देखिए समझिए, जो पहला स्टेटमेंट है द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई टाइम लिमिट फॉर इलेक्टिंग द डिप्टी स्पीकर। विच स्टेटमेंट इज गिवन अबव करेक्ट? देखिए ये बात सही है कि लॉन्ग टर्म वैकेंसी है 2019 से ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर। प्रॉब्लम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन एनोमली है वो क्या है दोस्तों? देखिए पोस्ट ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज मेंशन अंडर आर्टिकल 93 of the Constitution of India, which provide the elections of both speaker and deputy speaker in Lok Sabha. So the deputy speaker is the
constitution, under the Constitution of India. That is right. First statement is right. Second, the Constitution under Article 93 mandate that House of the People यानी कि लोक सभा it shall choose two members to be speaker and deputy speakers as soon as may be. So Constitution does not prescribe any specific time limit. That is right. For the election of deputy speaker, it generally expected that election will be held promptly, but the actual timing is left to the discretion of the house. Discretion of the house, दोस्तों. Answer is second is also right. So C is the right regarding this. C right. Got it? गला खराब है भाई वो. चलो क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे. What is 14? करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. फर्स्ट देखेंगे क्या है. मुद्रा लोन्स अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कैन बी अप्लाइड थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड. सेकंड देखेंगे द स्कीम्स प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्मॉल बिजनेस. थर्ड देखेंगे मुद्रा आल्सो हैव ए डायरेक्ट लेंडिंग विंडो टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेस. करें विच स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर करेक्ट. कौन सा करेक्ट है दोस्तों. तो मुद्रा योजना पर चर्चा करेंगे. देखिए 8 अप्रैल 2025 को आप देखेंगे 8 अप्रैल 2025 तक मुद्रा योजना हैज बीन कंप्लीटेड ऑफ 10 years. Got it? And applicants can apply for mudra loans under this yojana offline and also online. So that is right. First statement is correct. Under the Pradhan Mantri Mudra Yojana, loans are provided without the need for collateral to small businesses. Second is also right. So Pradhan Mudra Yojana have the 3 categories. These are the loans have the 3 categories. Loans are categorized into शिशु यानी अप टू 50,000 यानी कि 50,000 तक का लोन मिलता है अंडर द शिशु. इफ यू आर कैटेगराइज इन किशोर तो 50,000 से 5 लाख तक का. एंड यू आर कैटेगराइज इन द तरुण श्रेणी तो 5 लाख से 10 लाख तक का. यू आर न्यूली एडेड तरुण प्लस ये अलग कैटेगरी जोड़ दी, चौथी कैटेगरी जहां से 10 से 20 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है. तो सेकंड इज ऑल्सो राइट दोस्तों. थर्ड देखेंगे मुद्रा आल्सो में डायरेक्ट लैंडिंग विंडो टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेस. ये रॉन्ग है. देखिए डज नॉट डायरेक्टली लैंड टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स. इट प्रोवाइड्स refinancing support to banks. Refinancing. It's talking about refinancing. Refinancings to support banks, NBFC, and MFIs and other financial institutions, which in turn extend loan to eligible borrowers. And Mudra operates through intermediaries and does not have a direct lending window. तो डज नॉट हैव ए डायरेक्ट लैंडिंग विंडो. ये एक रीफाइनेंसिंग का काम करती है. सो थर्ड इज रॉन्ग. आंसर इज बी. 1 and 2 ओनली इज राइट रिगार्डिंग दिस. 1 and 2 इज राइट रिगार्डिंग दिस दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीट. कम टू द 15. विद रेफरेंस टू द पद्मा अवार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दे आर अनाउंस ऑब्वियस 2025 के पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए. दे आर अनाउंस एनुअली ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे. गॉट इट. सेकंड की बात करेंगे. The Padma Awards are conferred achievements in all fields like that is also right. Third is wrong. क्योंकि a person can receive more than one Padma Award even the same category in their lifetime. That is wrong. क्योंकि एक person can be awarded more than one Padma Award but not of the same category. Not of same category. So that is wrong. Answer is only 2. Answer is only 2. Got it? Question number 16 पाएंगे. With reference to non-nuclear hydrogen bombs, consider the following statement. First is, these bombs utilize hydrogen-based fuels to create high-temperature explosion without initiating nuclear fusion reaction. Second देखेंगे, their use is prohibited under the Convention on Certain Conventional Weapons due to their destructive nature. Which statement is correct regarding this दोस्तों? First is also correct. Second is also not correct. क्योंकि the use of non-nuclear hydrogen bombs is not explicitly prohibited by international humanitarian law in the same way as nuclear weapons. So, second is wrong. Answer is first right. 17.
In which of the following states India's first deep water transshipment port is located? This is in Kerala. अबर केरला में, ठीक है। एमएससी जो तुर्की है, एमएससी तुर्की डॉक द विजंगम पोर्ट जो केरला में, कौन सा है? विजंगम, ये बड़ा करीब होता है, विजंगम पोर्ट, इंडिया फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 18 पाएंगे। विद रेफरेंस टू द जगत गुरु बसेश्वरा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बसेश्वरा इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग साइंट ऑफ द लिंगायत ट्रेडिशन। He advocated the idea of kayaka or dignified manual labor as a spiritual practice. He also supported women's participation in spiritual life. Which statement is given above are correct? तो देखेंगे all three are correct दोस्तों, all three are correct regarding the Jagat Guru Basiswara. Prime Minister paid homage to Jagat Guru Basiswara on occasion of बसवा जयंती, इसलिए ये न्यूज में था, तो ये तीनों इसमें सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पाएंगे। Consider the following statement regarding the approach used to measure unemployment. Sorry guys, unemployment क्या है? Usual status approach to measure unemployment use 7 days preceding the date of the survey as the reference period. Second देखेंगे current daily status approach to measure unemployment use each day of the 7 days preceding the date of the survey as the reference period. Third देखेंगे the usual status approach to measure unemployment fails to capture the short term fluctuation in employment. How many above statement is correct? चलिए फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे यूजुअल जो स्टेटस है अप्रोच विद ए रेफरेंस पीरियड ऑफ नॉट 7 days, पीरियड ऑफ 365 days preceding the date of survey, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। गॉट इट? सेकंड देखेंगे करंट डेली स्टेटस अप्रोच टू मेजर, दैट इज राइट। थर्ड देखेंगे थर्ड इज राइट, द यूजुअल स्टेटस अप्रोच टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट फेल टू कंसीडर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, द आंसर इज ओनली टू, फर्स्ट इज रॉन्ग दोस्तों। कम टू द 20। लेबर फोर्स इंक्लूड्स ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 years। सेकंड देखेंगे वर्किंग population ratio is defined as the percentage of employed person in the population. Which statement is correct? देखिए की कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका कि जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स इंक्लूड्स इन द वर्किंग एज ग्रुप, नॉट ऑल द पीपल्स, includes working age group 15 to 59 years who are able and willing to work. It includes both workforce and the unemployed, both the workforce and unemployed, जो unemployed है दोस्तों, unemployed, तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकंड वर्क पॉपुलेशन रेशियो defined as the percentage of employed person in the population, because unemployment rate is defined as the percentage of persons unemployed among the person in the labor force. Second is right, answer is B, only two दोस्तों। जो unemployment rate है जिसे बोलते हैं हम UR, unemployment rate defined as the percentage of persons unemployed among the persons in labor force। Question number 21 पाएंगे। Consider the following statement with reference to the inflation. What is inflation? देखिए पहला स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन इज द डिक्लाइन ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर टाइम। सेकंड देखेंगे जनरली डिक्रीज इन द मनी सप्लाई ट्रिगर्स इन्फ्लेशन। विच स्टेटमेंट इज अबव आर करेक्ट? देखिए इन्फ्लेशन की बात करेंगे दोस्तों, क्या है जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज द डिक्लाइनिंग ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर टाइम and it is quantitative estimate of the rate which the declining in purchasing power occurs can be reflected in the increase in an average price level of bucket of selected goods. So first statement is correct. second देखेंगे जो जनरली अगर आप देखेंगे मनी सप्लाई जो होती है डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, नॉट, इट्स इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, because money supply can be increased by the monetary authorities either by printing, either by giving away more money to the individual, and it legally devaluating reduce the value of the legal tender currency. So this is trigger the inflation. So second is also wrong. Second also is khali second wrong. First is right.
आंसर आ गया आपका 1 ओनली, 21. In the context of core inflation, consider the following statement. It takes into account change in the price of food and energy. Second, when core inflation rises, the Reserve Bank of India decreases its key policy rates to suck excess liquidity from the market. Which statement is correct? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. देखिए, जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज underlying inflation, and it is a measure of inflation which excludes items that face volatile price movement, notably food and energy. In other words, core inflation is nothing but headline inflation minus inflation that is contributed by food and energy commodities. तो ये अकाउंट चेंज नहीं होता, ये क्या करते हैं, एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूड्स द फूड एंड एनर्जी. फर्स्ट रॉन्ग हो गया. सेकंड देखेंगे, व्हाट इज सेकंड. whenever core inflation rise, central bank increase their key policy rates to suck excess liquidity from the market and vice versa. Therefore, a preferred tool for framing long-term policy. So second is also wrong. Answer is D. Neither one nor two. देखिए, प्राइस अगर कमोडिटीज के फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, जैसे रेगुलरली फूड एंड फ्यूल के जो होता है, तो ये जो इंक्रीज है इन देयर प्राइस, इट कुड बी टेकन रिलेटिवली टू मच मोर ऑफ परमानेंट नेचर. सो आरबीआई एंड द सेंट्रल बैंक वो क्या करेंगे, इट इज अराउंड द वर्ल्ड ऑलवेज कीप एन आई ऑन दिस कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन राइज करेगा, सेंट्रल बैंक इंक्रीज देयर की पॉलिसी रेट्स, तो अपना पॉलिसी रेट्स क्या कर देगा, राइज कर देगा, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर देगा. समझ गए. चलिए क्वेश्चन नंबर 23. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंक्रीज इन रेपो रेट बाय द आरबीआई, decrease in the direct tax rates, decrease in export of items such as agriculture crops. Which statement is help in the controlling inflation? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इनको लेने से जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, कौन से? अगर आरबीआई दोस्तों रेपो रेट को बढ़ाता है, ऑब्वियस है, तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो मोर पॉपुलर है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है कि वो अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दे. समझ रहे आप, इस तरह की चीजें करती है. इंक्रीज द रेपो रेट, लाइक लोन जो होंगे वो क्या होंगे, कॉस्टलियर, हाई रेट पर मिलेंगे. सो जब लोन हाई रेट पर मिलेंगे तो स्पेंडिंग कम हो जाएगी, यानी कि लोग कम पैसा स्पेंड करेंगे क्योंकि उनके हाथों में कम पैसा होगा. तो जब हाथों में कम पैसा होगा तो कंट्रोल होगा क्या, इन्फ्लेशन. गॉट इट. दूसरा देखेंगे, डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स. देखिए, ये एक फिस्कल मीजर है, ये फिस्कल पॉलिसी के द्वारा लागू हुआ मीजर है. इट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, नॉट बाय द आरबीआई. ठीक है. इट में इंक्लूड इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स डिक्रीज होगा भाई, तो ऑब्वियस है उनके हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, तो इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्स. सेकंड रॉन्ग हो गया, दिमाग लगाना चाहिए. सेकंड रॉन्ग होने से सब हटा दो, आंसर बचा सी वाला 1 and 3. थर्ड देख लो एक बार. कुछ ऐसे मेजर्स कैन बी बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम लाइक एडिबल ऑयल, ऑनियन प्लस वगैरह वगैरह. सो थर्ड इज राइट. डिक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स सच एज एग्रीकल्चर क्रॉप्स, दैट इज राइट. आंसर इज डी, सॉरी सी 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए बेसिक्स है ये भी, बेसिक्स है दोस्तों, बेसिक्स. चलो, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन करेक्टली मैच कितने पेयर हैं आपको बताने हैं. डिसइन्फ्लेशन पे आते हैं. देखिए, कुछ टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, तो डिसइन्फ्लेशन की बात करेंगे. ये तीनों ही करेक्टली मैच है, पहले तो ये समझ लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका, तीनों ही. तो डिसइन्फ्लेशन इट रेफर टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. In disinflation, price level decrease without a decrease in national income, output and employment. And disinflation is generally desirable दोस्तों. It is desirable. So that is right. Deflation देखेंगे. Deflation it refers to a persistent fall in the price level. It is a situation in which the price level reduce along with the fall in output या employment. It leads to recession. So second is correctly matched. Persistent fall in price. Reflation देखेंगे. It is a situation when the economy recover from recession or
डिप्रेशन, यानी कि जब इकोनॉमी रिसेशन और डिप्रेशन से रिकवर कर रही होती है तब होता है रिफ्लेशन। प्राइस लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग द इकोनॉमी, यानी इंक्रीज इन द आउटपुट एम्प्लॉयमेंट and during the phase of economic recovery after the COVID-19, like that। आंसर इज तीनों, रिफ्लेशन सही है। इन्फ्लेशन बात कर चुके हैं, इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ क्विकली द प्राइस ऑफ गुड्स एंड इकोनॉमी आर इंक्रीजिंग। मतलब प्राइस ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें, गुड्स एंड सर्विस कैसे डिमांड में, हाई डिमांड एंड हाई प्राइस, दैट इज द क्या, रेजिंग ऑफ प्राइस एंड दैट इज द इन्फ्लेशन। तो ये हो गया इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेक्शन, याद रखना। 25 पे आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस, क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय टैक्स एंड द लग्जरी टैक्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर सबज्यूम्ड एंड जीएसटी, यानी ये सब जीएसटी खा गया, इनको जीएसटी में ये खा गया, यानी जीएसटी में ही सब उसके अंडर है सारे। कौन कौन से हैं जीएसटी के अंडर में, इन चारों में से देखिए। तो जो जीएसटी है ये एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स है जो बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट टैक्स को मिला के बनाया गया है। जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, उसमें ये जीएसटी लेके आए दोस्तों, ठीक है, जहां पर आर्टिकल 366 इनको ऑथराइज करता है और डेफिनेशन देता है, समझिए। जीएसटी ने रिप्लेस किए बहुत सारे टैक्स को जो लगाए गए थे, कलेक्टेड करते हैं सेंटर के द्वारा, यानी कि जीएसटी रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्स लिवेड एंड द कलेक्टेड बाय द सेंटर। किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा। तो जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, दिस इज द अंडर द जीएसटी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, चाहे वो मेडिसिनल अंदर टॉयलेट प्रिपरेशन पर लगाई जाती है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज हैं, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज हैं। दूसरा लग्जरी टैक्स जिसे ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते हैं। एंड जीएसटी डज नॉट सबज्यूम द स्टाम्प ड्यूटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये स्टाम्प ड्यूटी को सबज्यूम नहीं करता है, इसको हटा दो, क्योंकि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इज द ड्यूटी इम्पोज ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एट ए स्पेसिफिक रेट, द ड्यूटी इज फिक्स्ड एट ए स्पेसिफिक रेट ऑफ एड वैलोरम बेसिस, गॉट इट। तो ये स्टाम्प ड्यूटी जीएसटी के अंदर नहीं है, ऑक्ट्रॉय है, लग्जरी है, तो आंसर आ गया आपका सी, ओनली 3। 26 प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, आंसर इज बी। जो प्राइमरी डेफिसिट है इज सिंपली द फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। जो प्राइमरी डेफिसिट है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ग्रॉस जो फिस्कल डेफिसिट है आपका, उसमें से आप नेट इंटरेस्ट जो लायबिलिटीज है उनको हटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट निकल आता है। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज इट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस इंटरेस्ट रिसीट्स बाय द गवर्नमेंट ऑन नेट डोमेस्टिक लैंडिंग, गॉट इट, आंसर इज बी। चलिए 27 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू direct and indirect tax in India, consider the following statement. The burden of direct tax can be shifted to another individual or entity. Second, the redistribution function of the government budget is achieved through progressive income taxation. Corporate tax is a type of indirect tax. बताइए, तो ये थर्ड रॉन्ग है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स। चलिए पहला देखते हैं, पहले पहला देख लो। जो डायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, इट इज चार्ज ऑन इनकम। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उनकी डेफिनेशन समझो। जो डायरेक्ट टैक्स है, इट इज चार्ज ऑन इनकम, सैलरी और प्रॉफिट ऑफ एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स। इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, द बर्डन कांट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। इट कैन नॉट बी शिफ्ट, इट कांट बी शिफ्ट, इट कैन नॉट बी शिफ्ट। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव इज सॉट टू बी अचीव थ्रू प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन इन विच हायर द इनकम एंड हायर इज द टैक्स रेट। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें ये सही है कि जैसे ही आप गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है तो वहां पर प्रोग्रेसिव इनकम भी होती है। तीसरा देखेंगे, यू नो वेरी वेल, कॉर्पोरेट टैक्स, दीज आर लार्जली टैक्स ऑन इनकम और वेल्थ। तो ये इनकम और वेल्थ पर जो होता है, ये वाला सेकंड की बात कर रहा हूँ, नहीं सॉरी थर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये लार्जली टैक्स ऑन इनकम और वेल्थ, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। समझना, एक बार और देखो, डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आप देखेंगे तो इनकम टैक्स जो आपकी इनकम पे है,
कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भी आता है, इनहेरिटेंस टैक्स भी, और गिफ्ट टैक्स। ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, और दोस्तों इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं सीबीडीटी ने क्या किया? इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू लिविंग एंड कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज लाइक दैट। तो ये इन्होंने एक काम किया, तो आंसर हो गया आपका थर्ड गलत, फर्स्ट गलत, आंसर बचा केवल एक, ओनली वन। ठीक है, सेकंड इज राइट। कंसीडर द फॉलोइंग: प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कह रहा है विच ऑब्जेक्टिव आर इन अबव फिस्कल पॉलिसी, अंडर द फिस्कल पॉलिसी। कौन सा है? तीनों। डी इज द राइट आंसर। देखिए फिस्कल पॉलिसी के अंडर में जो आईएमएफ है, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ की बात करें, द फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी की बात करें, तो इट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, fiscal policy maintain the economic growth to achieve the economic goals. Second, price stability, they want to price stability, control the price level of the country when the inflation is too high, price can be regulated, and full employment. So these are the objective of fiscal policy. So answer is D, 29. With reference to structural unemployment, consider the following statement. अभी ऊपर बात की थी हमने structural unemployment की, तो देखेंगे पहला स्टेटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाई टेक्नोलॉजिकली डिसरप्शन इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। दूसरा, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैन कॉज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इफ द करंट स्किल सेट, जो करंट स्किल लोग थे, आर रेंडर्ड ऑब्सोलेट। थर्ड, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली शॉर्ट टर्म एंड सेल्फ करेक्टिंग विदाउट पॉलिसी इंटरवेंशन। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? चलिए देखते हैं। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, मैंने ऊपर बात किया, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तीसरा क्यों गलत है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये रॉन्ग है। देखिए जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इज ऑफन नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज लॉन्ग टर्म। इट इज लॉन्ग टर्म एंड मे रिक्वायर पॉलिसी इंटरवेंशंस लाइक दे वांट टू री स्किलिंग, जैसे इंडिया में स्किलिंग प्रोग्राम चल रहा है, री स्किलिंग एंड द एजुकेशन रिफॉर्म्स। आंसर इज बी। थर्ड रॉन्ग है, ओनली टू इज राइट आंसर। 30 पाएंगे दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 30। चलो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट लायबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक डेब्ट इन इंडिया? कौन सा पब्लिक डेब्ट इंडिया की बात हो रही है? तो ये इंटरनल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट और पब्लिक अकाउंट लायबिलिटीज। करेक्ट आंसर इज इन द कोड गिवन बिलो। ठीक है। देखिए पब्लिक डेब्ट इन इंडिया इंक्लूड्स ओनली इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट, इट इज इनकर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, समझ रहे आप? तो जो पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी है, दीज आर नॉट द अंडर दिस। आंसर इज ओनली 2, 30 का भी है। क्योंकि जो आर्टिकल 292 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दे आर टॉकिंग अबाउट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बोरो अमाउंट स्पेसिफाई द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। दीज आर अंडर द आर्टिकल 292। 292 गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ समझ लो एक बार, मैं समझता हूँ ट्रेजरी बिल्स, डेटेड, सुनो पहले डेटेड सिक्योरिटी समझो। डेटेड सिक्योरिटीज क्या है? प्राइमरी फिक्स्ड कूपन होते हैं ये सिक्योरिटीज ऑफ शॉर्ट टर्म, हो सकते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी विच हैव ए स्पेसिफाइड रिडेम्पशन डेट। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल बोलते हैं ना ट्रेजरी बिल्स। जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं, दीज आर इशू एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड इन ए फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। और ये प्राइमरी इशू होते हैं 3 टेन्योर्स में दोस्तों, 91, 182 और 364 डेज के लिए, याद रखना ये सारी चीजें हैं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, 31 पे आते हैं। व्हाट इज 31? 31 क्या है? An ad valorem tax is a tax based on the assessed value of an item such as real estate or personal property. Second देखेंगे, GST is an ad valorem tax. Which statement is not correct? कह रहे नॉट करेक्ट, तो ये डी आपका, नीदर वन नॉट टू, कोई भी करेक्ट नहीं है। देखिए जो एड वैलोरम टैक्स है, ये टैक्स बेस्ड ऑन द एसेस वैल्यू ऑफ एन आइटम सच एज रियल एस्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। द मोस्ट कॉमन एड वैलोरम टैक्स आर प्रॉपर्टी टैक्स, which are property tax levied on the real estate, जो real estate पर लगता है। However, ad valorem tax may also extend to a number of tax applications such as import duty, tax on goods from abroad. So first is right, second is also right. So answer is D, 32.
An economic theory which of the following pairs is best represented by the flip cups. Flip curve is represented to the inflation and unemployment rate. Flip curve is an economic concept developed by the AW Flip, stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relation. Stable and inverse relation. Answer is B. 33 पे बात करेंगे. Consider the following statement regarding the tax collected at source. So TCS यानी कि tax collected source is deducted by the buyer from the seller at the time of purchase of goods. Second, the provision of the TCS are governed under the Income Tax Act 1961. Which statement is correct? So second is correct, first is wrong. Answer is B. Because TCS is the seller. It is the seller, not buyer. It is the seller, not buyer, who is responsible for collecting the tax from the buyer at the time of sale of specified goods or service. ठीक है, तो आंसर इज सेकंड. 34. With reference to the global geopark network, consider the following statement. It is a non-profit international association founded under the United Nations Environment Program. Second, it establishes ethical standards that must be adopted by global geoparks. Third, India currently does not have any UNESCO global geopark. Which statement is correct? So now we are talking about global geopark. During the 10th anniversary of UNESCO Global Geopark, 16 new sites across 11 countries were added to the global geopark, यानी global geopark network. Global Geopark Network, it is a non-profit international association officially established in 2014 under the French legislation. It operates in partnership with the UNESCO, not UNEP, UNESCO. So first is wrong. First is wrong, second and third is right. आंसर क्या है? Only 2. 34 का only 2. चलो 35 देखेंगे. It in the context of the IBCA International Big Cat Alliance, consider the following statement. Important question है, ये बन सकता है कभी भी. It was launched by India. All 7 big cats under the alliance are found in India. The secretariat of the alliance is headquartered in Geneva, Switzerland. How many of the statement is given are correct? समझो, IBCA की बात करें, International Big Cat Alliance. Its headquarter and secretariat helping IBCA in India. So IBCA was launched by India 9th April 2023 during the 50th anniversary celebration of Project Tiger, 50th anniversary of the Project Tiger in Mysore. याद रखना, initiative was spearheaded by Prime Minister Modi ji. The first statement is correct. All 7 big cats are not found in India. How can you say? No. Tiger, lion, leopard, snow leopard and cheetah. Tiger हो गया, lion हो गया, और leopard हो गया, और snow leopard हो गया, और cheetah. These are only 5. India is home to 5 out of 7. So second is not correct. यानी कि jaguar and puma are the native to America. तो jaguar and puma कहाँ पर है? USA. नेटिव है अमेरिका के, not found in the wild. And IBC का जो हेडक्वार्टर है IBC का, वो कहाँ पर है? जेनेवा में है. It on the 17th April 2025, India signed a headquarter agreement with the IBCA, officially establishing in New Delhi. तो answer is 1. Only 1 is right regarding this. 35. So come to the 36. IBC का जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में. इंपोर्टेंट है, याद रखना. 36 पे आएंगे आप. चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चर्चा करेंगे दोस्तों. क्या है? Which of the following can be accounted as capital receipt in the annual financial statement? पहला क्या है स्टेटमेंट? Loans received from the foreign governments. सेकंड है borrowings by the government through the sale of treasury bills. तीसरा है collection and appropriation of direct tax. Got it? तो जो कैपिटल रिसीट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटेड होती है, उसकी बात हो सकती है. देखिए, जो यूनियन बजट है उसको प्रेजेंट करते हैं एज यू नो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे. इसमें कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट दोनों ही इंक्लूड होते हैं दोस्तों. कैपिटल बजट को फर्दर आगे जो कैटेगराइज किया जाता है,
कैपिटल रिसीट में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एंड जो कैपिटल रिसीट है दोस्तों, जो रिसीट क्रिएट करती है लायबिलिटीज और रिड्यूस करती है फाइनेंशियल एसेट, उन्हें कहते हैं क्या। और दूसरी बात, जो इनकमिंग कैश को फ्लो करती है उसे कहेंगे कैपिटल रिसीट दोस्तों। और कैपिटल रिसीट्स कैन बी बोथ नॉन डेब्ट, वो नॉन डेब्ट भी हो सकती है, एंड द डेब्ट रिसीट भी हो सकती है। गॉट इट। तो ये हो गया आपका पूरा कैपिटल रिसीट के बारे में दोस्तों, समझिए। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, पहले स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्या है, लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, इट इज कम अंडर द कैपिटल रिसीट, दैट इज राइट। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट थ्रू द सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, दिस इज ऑल्सो राइट। और कलेक्शन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, सो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड को हटा दो तो आंसर आ गया 1 एंड 2। मैं बता दूं कैपिटल रिसीट में इंक्लूड होती है लोन, जो कैपिटल रिसीट में आएंगे लोन्स आएंगी, लोन्स रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक कॉल्ड मार्केट लोन्स। दूसरा होंगी जो बोरोइंग्स, जो गवर्नमेंट रिजर्व बैंक से या अदर पार्टी से लेता है जब ट्रेजरी बिल्स को सेल करता है। तीसरा देखेंगे लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड बॉडीज। चौथा देखेंगे डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट। और पांचवा है रिकवरीज ऑफ लोन्स फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। गॉट इट। ये है पूरा मैटर। 37 पे देखेंगे, विद रेफरेंस टू द हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, दे आर अनइनहेबिटेड वोल्केनिक आइलैंड लोकेटेड इन द सदर्न पैसिफिक ओशन, थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है। दूसरा है दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑस्ट्रेलिया। तीसरा दे आर डेजिग्नेटेड बाय या एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला देखेंगे कि हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड के दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया रेसिप्रोकल टैक्स 10% of tariff for several US state partners, including Herald and McDonald Island. The president called 2nd April is the Liberation Day and declaring it one of the most important days in American history. So, जो हर्ड आइलैंड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है वो इन अनइनहेबिटेड है दोस्तों, बात सही है, अनइनहेबिटेड सब अंटार्कटिक आइलैंड है सदर्न ओशियन में, सदर्न पैसिफिक में नहीं, सदर्न ओशियन में है, विद नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन। दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ द करगुलिन प्लेट्यू एंड आर अमंग द मोस्ट रिमोट प्लेस ऑन अर्थ। ये अंटार्कटिका से नॉर्थ में है 1500 किलोमीटर, कहां पर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन में नहीं है, ये सदर्न ओशन में, तो रॉन्ग, पहला गलत हो गया, सदर्न ओशन में। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पास में, ठीक है, तीसरा भी सही है, दोनों सही है आंसर, बी सी इज राइट आंसर, सेकंड एंड थर्ड इज राइट, तो सी राइट है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नॉट डिसेंडिंग, द शेयर इन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कौन कौन से देखिए, 38 की बात कर रहे हैं, तो ये बी सबसे ज्यादा देखेंगे आप, तो चाइना पे, उल्टा लगाइए चाइना पे, ये असेंडिंग में तो वहां से बैक ले आएंगे, ऐसे लेंगे, चाइना सबसे ज्यादा है। चाइना के बाद देखेंगे आप, सॉरी सबसे ज्यादा देखिए कहां पर है, चाइना में। चाइना के बाद देखेंगे आप, चाइना के बाद किस पर है, फिर आप देखेंगे वियतनाम के पास, वियतनाम के बाद किस पर है, फिर देखेंगे आप ब्राजील पे, फिर उसके बाद रसिया पर सबसे कम, तो सबसे पहले आएगा रसिया 2, फिर ब्राजील 4, फिर उसके बाद क्या वियतनाम 1, फिर 3, 2 4 1 3 इज योर आंसर, तो बी इज योर आंसर दोस्तों, बी इज योर आंसर, 38 का बी। गॉट माय पॉइंट। रेयर अर्थ मेटल की बात हो रही थी, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हुई थी 2005 में, जिसने 17 एलिमेंट्स को इसमें रखा हुआ था। तो चाइना, वियतनाम, ब्राजील, रसिया और इंडिया। तो चाइना के पास अगर देखेंगे, मैं एक बात बता दूं, तो चाइना के पास अकेले दोस्तों कितना है, 44 मिलियन REO अर्थ टन है, 44 मिलियन। वहीं अगर देखेंगे वियतनाम के पास है 22, ब्राजील के पास है 21, रशिया के पास है 21 और इंडिया के पास है 6.9। इंडिया के पास कितना है, 6.9 मिलियन REO टन्स, मतलब रेयर अर्थ ऑक्साइड, REO को मतलब रेयर अर्थ ऑक्साइड टन्स में है। 39 देखेंगे, व्हाट इज 39। रिसेंटली Kannadipya ट्राइबल्स क्राफ्ट रिसीव्ड ए GI टैग, इट इज हैंड वोवन ऑफ मैट। 39 का क्या है, सी। ये कहां पर है,
ये केरला का क्राफ्ट है दोस्तों, केरला है और इसको जीआई टैग मिल चुका है। 40 देखेंगे, व्हाट इज द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव्स रिसेंटली सीन इन न्यूज। इट इज ए ग्लोबल initiative to enhance countries' capacity to restore at least 30% of degraded ecosystem by 2030. So this is the aim of this initiative, aim for nature. Got it? And this is this is launched by Food and Agriculture Organization on Earth Day. Earth Day was in 2nd April. Launch accelerating to innovate monitoring for nature restoration. तो ये FOA के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर इज ए। 41 पे देखेंगे, द रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टडीज 2025 रिसेंटली रिलीज इज published by World Trade Organization. It is published by WTO. World Trade Organizations released the report that is Global Trade Outlook and Statistics 2025. So answer is B. Answer is B दोस्तों। Got it? क्वेश्चन नंबर 42 पाएंगे, व्हाट इज 42। देखते हैं 42 क्या है। विद रेफरेंस टू द रिजर्व रेशियो इन द बैंकिंग सेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट ए बैंक इज मैंडेट टू कीप विद इटसेल्फ। सेकंड देखेंगे, हायर रिजर्व रेशियो टेंड टू इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई इन एन इकोनॉमी, व्हिच स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर करेक्ट। तो दोस्तों नीदर वन नॉट टू। 42 का है डी, नीदर वन नॉट टू इज राइट। सो आंसर इज डी, दोनों ही क्या है, नॉट करेक्ट है। गॉट इट? देखो समझती, ये बात कर रहे हैं रिजर्व रेशियो की। दो टाइप का रिजर्व रेशियो होता है, पहला होता है CRR, दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो। कुछ परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच ए बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व्स विद द RBI, जो RBI के पास रखता है, ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो पहला स्टेटमेंट नोट कर। दूसरा, ए हायर रिजर्व रेशियो टेंड टू इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई इन इकोनॉमी, नॉट, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिमांड्स करती है हायर रिजर्व रेशियो का, बिकॉज ये इफेक्ट कहलाता है एक्टिंग लाइक ए डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज एक्टिंग लाइक ए deflationary monetary policy, and the higher reserve ratio should reduce bank lending and therefore reduce the money supply. Got it? So D is answer। 43 देखेंगे, how many of the following are a part of the World Bank Group? That is all three. IFCN की International Finance Corporation is also the part. It is a member of World Bank Group. MIGA is also an international center for settlement of investment disputes. ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है, और ये ICSID भी है, और ये MIGA भी हो गया। तीनों इज राइट आंसर। गॉट इट? तो आंसर इज सी। 44 देखेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरीज आउट स्टेबलाइजेशन टू, तो ये है स्टेबलाइज द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, उसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन। RBI का जो स्टेबलाइजेशन है, the RBI often use its instrument of money creation for stabilizing the stock of money in the economy from external shocks. Answer is A. 45. With reference to the marginal standing facility, consider the following statement. What is consideration? It aims to reduce volatility in the overnight lending rates in the interbank market. Second, borrowing rate under this facility is never higher than the repo rate. Which statement is given above correct? फर्स्ट देखेंगे, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, MSF जिसे कहते हैं, इट अनाउंस्ड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दिस मॉनेटरी पॉलिसी। द स्कीम्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI। तो फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। जो बोरोइंग रेट है अंडर द फैसिलिटी इज नेवर हायर, तो इट रेफर टू द पेनल रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ओवर एंड अबव व्हाट इज अवेलेबल टू दैट। गॉट इट? तो सेकंड क्या है, नॉट करेक्ट। आंसर इज ए। 45 का ए इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। 46 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBI, क्या है? ensuring adequate flow of credit to productive sector of the economy, maintaining financial stability. थर्ड देखेंगे, to give the public an adequate quantity of supplies of coins. Which statement is correct above? These are three. 1, 2, 3 is also right.
तीनों स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई. गॉट माय पॉइंट. 47. Consider the following statement with reference to the IMF, International Monetary Fund. The United States has the maximum voting share followed by China. नंबर 1 यूएसए का सबसे ज्यादा शेयर है, फिर कह रहे हैं ये कि दूसरे नंबर पर है चाइना का. दोस्तों दूसरा देखेंगे, इंडिया ऑक्युपाई द 4th पोजीशन विद ए वोटिंग शेयर ऑफ अबव 5%. ठीक है, तो कह रहे हैं किस कौन सा करेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट नहीं है. सी इज द राइट, दोनों क्या है, नॉट करेक्ट है. देखिए, टॉप लार्जेस्ट मेंबर अकॉर्डिंग टू द वोटिंग शेयर, सबसे ज्यादा यूएसए का है आईएमएफ में, जो है दोस्तों 16.50%. उसके बाद है जापान का, याद रखना किसका, जापान. जापान का शेयर है 6.14%. नंबर 3 पे है चाइना 6.08%. सो फर्स्ट क्या है, नॉट करेक्ट. वही इंडिया का देखेंगे, इंडिया का शेयर है 2.63% इन आईएमएफ. ठीक है, इंडिया का, और रसिया का कम है, रसिया का इंडिया से कम है. रसिया का है 2.50% और ब्राजील का है देखेंगे 2.22%. गॉट इट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट करेक्ट. दोनों क्या है, नॉट करेक्ट. 48 पे देखेंगे, व्हाट इज 48. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. करंट अकाउंट फॉर फर्म्स, रिटेल लैंडिंग, इशू प्रीपेड कार्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर प्रोवाइड बाय द पेमेंट बैंक इन इंडिया. तो यह दोस्तों इनकी ये करंट अकाउंट फॉर फर्म्स सही है, और रिटेल लैंडिंग नहीं करते, इशू करते हैं प्रीपेड कार्ड. तो आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली, 1 and 3. जो पेमेंट बैंक है आर ए न्यू सेट ऑफ बैंक्स लाइसेंस बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अनेबलिंग देम टू प्रोवाइड स्मॉल सेविंग्स या करंट अकाउंट बिलो 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए. ठीक है, तो ये 1 and 3 इज राइट. 49 देखेंगे. Consider the following statement regarding the small finance banks in India. क्या है, they are registered as public limited companies under the Company Act 2013. Second, they accept deposit and lend to unserved and underserved sections. तीसरा, they do not have to maintain the CRR and SLR. Which statement is correct? So third is wrong, 1 and 2 is right दोस्तों. तो आंसर इज 1 and 2 only. जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों एसएफबीज रजिस्टर्ड होती हैं एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013. ये प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल सर्विस टू द अनसर्व्ड एंड द अनबैंक्ड रीजन ऑफ द कंट्री. सो पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड रॉन्ग है दोस्तों. थर्ड क्या है, रॉन्ग. क्योंकि जो एसएफबी है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये फुल फ्लेज बैंक नहीं है. ये क्या है, फुल फ्लेज बैंक है. In contrast to payment banks created around the same time, they are subject to all prudential norms and regulation of the RBI as application to existing commercial bank. So, like maintenance, the CRR and statutory liquidity ratio, like maintenance of that. तो ये they have maintained the CRR and SLR, not नहीं है, they have maintained. Answer is थर्ड रॉन्ग हो गया, 1 and 2 right. 50 पाएंगे दोस्तों. Which of the following financial institution in India are required to the maintain statutory liquidity ratio norms? क्या है, ये है आरआरबी, लोकल एरिया बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एसएलआर मेंटेन रखते हैं. देखिए, एज पर द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसएलआर नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, समझ रहे हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जिन्हें बोलते हैं यूसीबीज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एटसेट्रा. तो ये तीनों बैंक्स हैं जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करते हैं. तो आंसर इज ए, 1 2 3. गॉट इट. 51. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स. एसडीआर की बात हो रही है. 51 क्या है, तो एसडीआर इज ए करेंसी और क्लेम्स ऑन द आईएमएफ. सेकंड देखेंगे, एनी करेंसी टू बी इंक्लूडेड इन द एसडीआर बकेट हैज टू मीट द एक्सपोर्ट क्राइटेरिया एंड द फ्रीली यूजेबल क्राइटेरियन. तीसरा, एसडीआर्स कैन बी हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर करेक्ट. 51 की बात कर रहे हैं. तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं जिसे बोलते हैं एसडीआर, ये दोस्तों इट इज ए क्रिएटेड as a supplementary international reserves.
reserves, assets in context of the Bretton Woods fixed exchange rate system. The collapse of the Bretton Woods system in 1973, the shift of major currencies to floating exchange rate regimes. तो जो SDR है, it serves as the unit of account of the IMF and some other international organization. पहला क्या है? SDR is neither a currency nor a claim on the IMF. तो फर्स्ट क्या हो गया? रॉन्ग. सेकंड देखेंगे. सेकंड क्या है? Currency to be included in the SDR bucket has to meet the export criteria and the freely usable criteria. That is right. Second is right. And SDR can be held by private individuals and entities. SDRs cannot be held by private entities and individuals. So third is wrong. First is wrong. Answer is second only. 52 पे बात करते हैं. Consider the following statement with reference to the measure of money supply in India. Among all the measures of money supply, M1 is the most liquid and M4 is the most commonly used measure of money supply and is known as the aggregate monetary resource. Which statement is correct? So money supply, like money demand, it is a stock variable. The total stock of money in circulation among the public at a particular point in time is called the money supply. So first is right. Yes, M1 is the most liquid. M1 जो है, it is the most liquid and easiest for transaction. यहाँ पर M4 जो है, it is the least liquid. M4 is the least liquid of all. M3 is the most commonly used measure of money supply. It is known as for aggregate monetary resource. So second is also wrong. ये होता है M3. Answer is A. ठीक है. 53 देखेंगे. 53 क्या कह रहा है? How many of the following currencies from a part of the special drawing rights bucket of currencies. जो SDR के बकेट में कौन सी करेंसीज है उसकी बात हो रही है. तो यह यूएस डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज की रेनबी, इंडियन रुपी, यूरो और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की बात हो रही है. देखिए, द एसडीआर बकेट ऑफ करेंसी इंक्लूड ऑफ यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड द चाइनीज रेनबी. और चाइनीज रेनबी को 2016 में इंक्लूड किया गया था दोस्तों. तो ये ओनली 5 है दोस्तों, 5. ठीक है. इंडियन रुपी जो है, जो इंडियन रुपी है, इट डज नॉट इन दिस पार्ट. तो चौथा गलत, बाकी की पांचों सही है दोस्तों. कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द आरबीआई. क्या है? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. नंबर 3, सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर लाइकली एक्शन ऑफ द आरबीआई ड्यूरिंग हॉकिश या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? क्या हो रहा है 54 का? दिस इज सी, ऑल थ्री. ऑल थ्री. 54 का है सी. मॉनेटरी पॉलिसी इज द कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंसिव पॉलिसी होती है, इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ मनी सप्लाई एंड इकोनॉमी. तो 54 का सी. तीनों क्या है? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट और सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो 54 का सी इज द राइट आंसर. 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. क्या है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है 55 में. It is a measure of all payments made for currently produced goods and does not include service. Second, it includes factor income from abroad excluding the international transfer payment. Which of the statement given above is not correct? तो ये है not correct C, both 1 and 2 दोस्तों. क्योंकि जो कंपोनेंट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के, दिस इज द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, it includes the balance of trade. This is the visible, and the balance of invisible, that is the service or transfer payment. So it is a measure of all payments made for currently produced goods and service plus non-trade flow of funds between a country and the rest of the world. So first क्या not correct, second is also not correct. Answer is C. 56 देखेंगे. स्टेटमेंट है कि the RBI governor is not the sole authority in inflation targeting. सेकेंड है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज रिप्लेस द आरबीआई गवर्नर इन दिस रोल. 56 की बात हो रही है. तो कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर है ए. बोथ स्टेटमेंट एंड सेकंड करेक्ट, एंड द सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, कि आरबीआई गवर्नर इज नॉट द सोल अथॉरिटी. वो सोल अथॉरिटी नहीं होते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ए कमेटी ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया
headed by its governor, which is entrusted with the task of fixing the benchmark policy. Got it? चलिए 57 देखेंगे. Which of the following statement is correct about the balance of payment? It is a systematic record of all economic transaction between the resident of one country and the rest of the world. तो 57 का सी है. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमिक रिकॉर्ड होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का between the resident of one country and the rest of the world during a given period of time. 58. How many of the following indices are published by the World Bank? ठीक है, तो ये क्या है? Only two. जो वर्ल्ड बैंक, सॉरी only two दोस्तों, only two. क्या है? Only two is your answer. Only two. एक मिनट. Only two is your answer. B is the right answer. जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है उसकी बात करते हैं. तो ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्ट है इसकी बात करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप करता है. दूसरा देखेंगे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है दोस्तों, इसको रिपोर्ट करता है या पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, IBRD होता है उसका, और या वर्ल्ड बैंक एक ही बात है, 1978 से शुरू किया है. और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को IMF रिपोर्ट करता है दोस्तों, IMF पब्लिश करता है. तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय द IMF provides an assessment of the global financing system. Which of the following items are reflected on the asset side of a balance sheet of a scheduled commercial bank in India? Loan advances, net time deposit held by a bank, cash reserve ratio. Select the correct answer using the code given below. देखिए क्या है, तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट में है वो होता है लोन एडवांसेस, और सेकंड नेट टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक ये नहीं होता, CRR होता है. आंसर इज C, 1 and 3 ओनली. ठीक है, बैंक है पार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग फर्नीचर, इट एसेट्स आर लोन गिव टू द पब्लिक, सो फर्स्ट करेक्ट लोन एडवांसेस होता है. थर्ड इज आल्सो करेक्ट, सेकंड रॉन्ग. कंसीडर द फॉलोइंग: करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय द RBI, करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक. हाउ मेनी अबव कंपोनेंट ऑफ हाई पावर्ड मनी? कौन से कंपोनेंट है जो हाई पावर्ड मनी है दोस्तों? अब देखेंगे ओनली टू. जो करेंसी पब्लिक के पास है दोस्तों, जो करेंसी पब्लिक के पास है यानी कि सप्लाई ऑफ मनी है, तो हाई पावर्ड मनी इज द सम ऑफ कॉमर्शियल बैंक रिजर्व्स एंड करेंसी, जिन्हें नोट्स या कॉइन कहते हैं. नोट्स या कॉइन में होती है हेल्ड बाय द पब्लिक. हाई पावर्ड मनी जो होता है इज द बेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एंड द क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई. सो आंसर इज बी करेक्ट. ये भी ठीक है, ये गलत है, ये सेकंड भी करेक्ट. ओनली टू दोस्तों, 1 and 3 इज राइट. 61 पाएंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिन्हें बोलते हैं OMO. क्या है? आउटराइट OMO आर कंडक्टेड विद ए प्रॉमिस टू बाई सेल द सिक्योरिटीज एट ए लेटर स्टेज. Outright OMO are conducted for managing long-term liquidity mismatch. Which of the statement given is are correct? 61 की बात हो रही है, तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है. आंसर इज बी. जो आउटराइट OMO है वो कंडक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मिसमैच को मैनेज करने के लिए दोस्तों. गॉट माय पॉइंट? चलिए 62 देखेंगे अब क्या है. व्हाट डज डिप्रिसिएशन प्राइमरीली रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गुड्स? So this is the decline in the capital's value over time. Answer is B. B is the right answer. 63 देखेंगे. Consider the following statement with reference to the consumer durables. Television, refrigerator, home computers are called consumer durable. All consumer durables are called capital goods. Which statement is correct regarding this? Second is wrong. First is right. Consumer durables की बात हो रही है, तो first is right answer. देखिए जो टेलीविजन वगैरह है, टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर, होम कंप्यूटर, दीज आर द कंज्यूमर ड्यूरेबल दोस्तों. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओनली दोज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स. क्योंकि वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को उसके जो कैपिटल गुड्स में प्रोडक्शन में काम आते हैं, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स. तो सेकंड इज रॉन्ग. आंसर इज ए. 64. यह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड उसकी अर्निंग्स पे बात हो रही है. क्या है? चलिए देखते हैं. यह लैंड, रेंट, लेबर, वेज, कैपिटल, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरेस्ट. हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच?
चलिए 64 की बात हो रही है। एक इन एन इकोनॉमी वंस एबिलिटी टू बाई कमोडिटीज कम्स फ्रॉम द इनकम वन अर्न्स एज लेबर अर्निंग वेजेज, दैट इज राइट। अर्निंग वेजेज और एंटरप्रेन्योर्स अर्निंग प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर्स अर्निंग प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योर्स अर्निंग प्रॉफिट, लैंडलॉर्ड अर्निंग रेंट्स, दैट इज राइट, और ओनर ऑफ कैपिटल, दिस आर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कराएगा और कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, दैट इज राइट। आंसर इज ओनली 2 पेयर्स, 3 और 4 अपोजिटली मैच है। 65 देखेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बाई एडजस्टिंग फॉर डिप्रिसिएशन, यानी एनएनपी निकालना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, सो आंसर इज बी। 66 देखते हैं क्या है। इफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग द वेलफेयर मे नॉट राइज एज ए कॉन्सिक्वेंस। सेकंड देखेंगे, जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव externalities which of the following is correct respect of the above statement। तो both statement and second correct, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आंसर इज ए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हाउ द यूनिफॉर्म इज इट, इफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग द वेलफेयर मे नॉट राइज एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज राइट। What about it? चलिए, while calculating the gross domestic product, that is GDP, by expenditure method, which of the following factor is not taken into account? That is C, expenditure on intermediate goods, that is not taken into account. Answer is C. Final household consumption expenditure, final capital expenditure, government expenditure on defense, ये सब अकाउंट में लिए जाते हैं जीडीपी के, बट एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता। गॉट अ पॉइंट? जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। जीडीपी में 4 एक्सपेंडिचर आइटम का सम होता है, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। सी यहाँ पर कंजप्शन, देखो जीडीपी में लिख देता हूँ, जीडीपी ये होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी यहाँ पर होता है कंजप्शन, आई होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम होता है आपका नेट एक्सपोर्ट, कितना आपने खरीदा और कितना बेचा, गॉट इट, वो आपका कहलाता है जीडीपी, गॉट इट। चलिए 68 पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चर्चा करेंगे। तो जीडीपी, द जीडीपी मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सेकंड देखेंगे, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स and service produced by foreign nationals within the domestic territory. Which of the statement given above is are correct? 68 की बात हो रही है। देखिए सेकंड गलत है, क्योंकि फॉरेन नेशनल्स डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ नहीं होते हैं, तो फर्स्ट राइट है दोस्तों, सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट ओनली राइट स्टेटमेंट। जीडीपी मेजर करते हैं क्योंकि एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, गॉट इट। चलो 69 देखेंगे। Which of the following best define personal disposable income? कि what is personal disposable income होती है। देखिए personal disposable income, it is a part of the aggregate income which belongs to the household. They may decide to consume a part of it and save the rest. So personal disposable income is equal to हो गया पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, जो पर्सनल टैक्स पेमेंट है, माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, आंसर इज डी, गॉट इट, आंसर डी हो गया। बात करेंगे 70, क्वेश्चन नंबर 70 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू गेट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। 70 की बात हो रही है। चलिए कि 70 में कह रहे हैं कि एडेड द फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू गेट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो दिस इज टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, आंसर इज ए। जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ गुड्स और सर्विस इन टर्म्स ऑफ द वेरियस फैक्टर विच हैव प्लेड ए पार्ट इन इट्स प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी। इन ऑर्डर टू arrived at market price we have to add the factor cost, the total indirect tax less total subsidies, ये होता है, got it।
71 पे बात करेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, अभी बात हुई थी जो इनकम है दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 71 का ए हो गया दोस्तों, नेशनल डिस्पोजल इनकम ए हो गया। 72 देखेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग गिफ्ट्स प्राइज and scholarships received from the government are classified as transfer payments. It is transfer payment. In macroeconomics and finance, you see, in macroeconomics and finance, a transfer payment is a redistributed of income and wealth by means of the redistributed of income and wealth by means of the government making a payment without goods or service being received in return. 73 पे चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो वेरिएबल, इनमें से फ्लो वेरिएबल कौन सा है दोस्तों? तो यह इनकम, बैंक बैलेंस नहीं है, इक्विटी से नहीं है, सिर्फ इनकम, इट्स इज ए फ्लो वेरिएबल। देखिए फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं? एन इकोनॉमिक वेरिएबल इज एनी फैक्टर that may help to determine how an economy functions and its impact on the economy. तो flows are defined over time, जैसे इनकम हो गया, इनकम, आउटपुट और प्रॉफिट हो गया, आर कॉन्सेप्ट दैट मेक सेंस ओनली व्हेन ए टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड। दीज आर कॉल्ड फ्लो बिकॉज दे अकर इन ए पीरियड ऑफ टाइम। सो आंसर इज इनकम। 74 देखेंगे। व्हाट इज 74? एन inflationary gap measures the difference between the current real GDP and the GDP of an economy operating at full employment. Second देखेंगे, inflationary gap leads to inflation which can be controlled by increase in government spending. Which statement is given above are correct? 74 की बात हो रही है। So this is A, 1. An inflationary gap measures the difference between the current real GDP and the GDP of an economy operating at full employment. So answer is A, second is wrong. तो आंसर हो गया आपका 1 ओनली दोस्तों, 74 का 1। गॉट इट। 75 देखते हैं। द आउटपुट ऑफ एन इंडियन कार कंपनी इन द यूएसए वुड बी, जो आउटपुट है उसकी बात हो रही है। तो द आउटपुट ऑफ एन इंडियन कार कंपनी इन द यूएसए वुड बी included in USA's gross domestic product but in India's gross national product, GNP. 75 क्या A, इनकी GDP measures the monetary value of final goods and service that those that are bought by the final users produced in a country in a given period. 75 का A है। 76 देखेंगे। which of the following are the stock variable? कौन सा स्टॉक वेरिएबल है? 76 की बात करते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल इज लाइक वेल्थ एंड कैपिटल। सी इज द राइट आंसर। देखिए जो स्टॉक वेरिएबल्स हैं उनको कहते हैं ए फ्लो इज ए क्वांटिटी दैट मेजर विद रेफरेंस टू ए पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट लाइक स्पेसिफिक पीरियड होता है, लेंथ ऑफ टाइम होती है, उनको कहते हैं फ्लो वेरिएबल्स आर एक्सपेंडिचर्स, सेविंग्स, डिप्रिसिएशंस, एक्सपोर्ट, import, change in inventions, not mere inventories, inventories, change in money supply, output and profit. These are the stock variables. Got it? Answer is C, 3 and 4 only. 77 देखते हैं। What is 77? Nominal GDP is calculated in a way such that the goods and services are evaluated at some constant set of prices. Second देखेंगे, an increase in nominal GDP does not necessarily mean that the production output has increased. Which of the statement given is ever not correct? 77 की बात हो रही है। Not correct है one only. Nominal GDP is calculated in a way such that the goods and services are evaluated at some constant set of price. क्या है? Not correct है one only. Second is correct. Got it? 78 देखेंगे। Consider the following statement. Unlike consumer price index, GDP deflator reflect the price of all domestically produced goods and service in the economy.
सेकंड देखेंगे अनलाइक इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द वेट ऑफ गुड्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर आर कांस्टेंट, जीडीपी डिफ्लेटर आर कांस्टेंट, व्हिच स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर करेक्ट। तो ये होगा ओनली वन, 78 का ओनली वन, गॉट इट, ओनली वन। इनकी 78 का वन हो गया। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ जनरल प्राइस इन्फ्लेशन, it is calculated by dividing nominal GDP by real GDP and then multiplying by 100. Therefore, it is a ratio of nominal GDP to the real GDP. So now you can say GDP deflator like that. Nominal GDP, this is nominal GDP upon real GDP into 100. So one only right. 79 दिखते हैं. What is 79? Consider the following statement. The basic price include production taxes but not product taxes. Second, production taxes and subsidies are paid or received in relation to production and are independent of the volume of production. Which of the statement given above are correct? Both statement are correct regarding this. 79 का C. 79 का C is the right answer. Come to the 80. What is 80? In order to calculate personal income, which of the following is required to be added to national income? So these are the transfer payment to the household from the government and firms. 79, 80 का B is the right answer. And personal income includes all income which is received by all the individuals in a year. तो personal income equal to होती है national income minus undistributed profits minus net interest payments made by household माइनस कॉर्पोरेट टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स। 81 विद रेफरेंस टू द पर कैपिटा इनकम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज टिपिकली कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द टोटल पॉपुलेशन। सेकंड देखेंगे इट ऑफन हाइड्स इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 81 का देखेंगे तो बोथ द करेक्ट आंसर। 81 का सी। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया लाइक ए कंट्री और सिटी। ठीक है, 82 में बात करते हैं। व्हाट इज 82? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल मार्केट्स प्रोवाइड डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम सेवर्स टू यूजर्स बाय द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। सेकंड देखेंगे इन दिस मार्केट कैपिटल फंड्स कंप्राइजिंग बोथ इक्विटी एंड डेब्ट आर इशू एंड ट्रेडेड। थर्ड देखेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड इन कैपिटल मार्केट्स कंपेयर टू द मनी मार्केट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो दिस इज थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। यानी कैपिटल मार्केट्स प्रोवाइड्स द डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम सेवर्स टू यूजर्स बाय द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी. And second is also right. In this market, capital funds comprising both equity and debt are issued and traded. First and second is right. This is right regarding this. 83 पे बात करेंगे. Consider the following statement regarding insurance sector in India. Insurance sector in India. India's insurance penetration is less than 2% of GDP. Second, the FDI limit in the insurance sector is at 49% through the automatic route. Which of the statement given above are not correct? तो ये C, 83 का C. The insurance industry in India has witnessed an impressive growth. Rate over the last 2 decades. Insurance penetration in India has been steadily increasing. It is steadily increasing from 2.7% in 2000 and to 4.2% of GDPs in 2021. But India's insurance penetration decreased to 3.7% in the fiscal year. Decrease हुआ है 3.7% decrease हुआ है in the fiscal year 2023 to 2024. Got it? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और सेकंड देखेंगे एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस इंक्रीज फ्रॉम 49%, इंपोर्टेंट है,
to 74% in budget 2021 2021 के बजट में. So now government has planning to raise the limit 74%. इस बजट में इंश्योरेंस में 100% कर दिया है. तो now 100% प्लानिंग कर रही है 74 से 100% करने का. So second is also wrong. Answer is C. Consider the following statement about the micro, small and medium enterprises, that is called MSMEs. क्या? MSMEs are classified on the basis of the annual turnover only. Second, it generates more employment opportunity per unit of capital invested compared to large industries. Which of the statement is given above are correct? This is the second is right, दोस्तों. First is wrong. MSME in India classified based on their investment in plant and machinery or equipment along with their annual turnover. Micro जो enterprises है, micro enterprises investment not more than 1 crore and annual turnover not more than 5 crore, turnover. Small enterprises 10 crore annual turnover, not more than 50 crore, 10 and 50. Or medium enterprises is investment not more than 50 crore and annual turnover not more than 250 crore. So answer is second right. Generate more employment and capital investment compared to large industries. 85 पे चर्चा करते हैं. स्टेटमेंट क्वेश्चन है. Inflation indexed bonds are eligible to be kept as part of the statutory liquidity ratio, that is called SLR. Second है, inflation indexed bonds are targeted as government securities, जिन्हें बोलते हैं G securities. Which one of the following is correct in respect of the above statement? तो ये both statement and second are correct and statement is the correct explanation for statement first. Got it? A is the right answer. 86 की बात करेंगे. What is 86? With reference to the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, बोलते हैं PM स्वनिधि schemes, consider the following statement. It is a central sector scheme. It is a central sector scheme to facilitate street vendors access to collateral-free capital loans. Got it? And it facilitates an initial working capital loan up to 1 lakh at a subsidized rate of interest. Which statement is given above? Correct. So first only is correct regarding this. Second is not wrong. क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है लोन अप टू 10,000 रुपीज. 10,000 rupees. Got it? First is right. Now 87. With reference to the hybrid annuity model, HAM model for public-private partnership in highway constructions, consider the following statement. ठीक है? As per the model, the government will contribute exactly 50% of the project cost in the first 5 years through annual payments, that is annuity. Under HAM, a road developers construct the road, but he is not allowed to recover his or her investment through toll collection. Which statement given above is correct? 87 की बात हो रही है. This is first is wrong, second is right. So my answer is second only. The government will contribute 40%, not 50%. दोस्तों 40%. First wrong, second right. Answer is B. 88 की बात करते हैं. With reference to the participatory notes, that is PNs, consider the following statement. It is a derivative instrument issued by SEBI registered foreign institutional investors in foreign jurisdictions. Second, the investor in PN owns the underlying Indian security. Third, the PNs are freely tradable and can be easily transferred from one investor to another. Which of the statement given above is correct? So these are the first is right कि participatory notes, it's a derivative instrument issued by a SEBI registered FII, यानी कि foreign institutional investor in foreign jurisdictions. First is right. First statement is right, दोस्तों. Second is wrong. The investor in PN owns the underlying Indian security. Does not own the underlying Indian security which is held by the FII who issued the PN. The PN holders also does not enjoy any voting rights in relation to securities share referenced by the PN. Second is wrong. Third is right. The answer is C, 1 and 3 only.
89 पे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइक्रो इंश्योरेंस इन इंडिया। क्या है? इट एम्स टू प्रमोट इंश्योरेंस कवरेज अमंग इकोनॉमिकली वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सेकंड देखेंगे, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी टू रेगुलेट माइक्रो इंश्योरेंस इन इंडिया, विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट क्या है? करेक्ट है दोस्तों, इट एम्स टू प्रमोट इंश्योरेंस कवरेज। सेकंड इज नॉट करेक्ट, आंसर इज बी, सेकंड ओनली, 89 का बी। क्योंकि माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी आर ए स्पेसिफिक category of insurance policy created to promote insurance coverage among economically vulnerable sections of society। 90 देखते हैं, consider the following statement regarding aviation sector in India। क्या है? 90, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स उड़े देश का आम नागरिक उड़ान इज एप्लीकेबल ऑन फ्लाइट्स विच कवर डिस्टेंस फ्रॉम मोर देन 1000 किलोमीटर। Second, the Director General of Civil Aviation (DGCA) is the regulatory body in the field of civil aviation. Which statement is correct? So second is only correct. Got it? 1000 kilometer near. This is distance covered between 200 kilometer to 800 kilometer with no lower limit set for hilly and remote islands. Got it? Regional connectivity. The first wrong होगा, second right. 91. Consider the following statement. Futures are derivative financial contracts that put an obligation on the parties to buy or sell an assets at a predetermined future date and price. Second देखेंगे, options are financial derivatives that give the right but not the obligation to buy or sell the underlying assets at an agreed upon price and rate. Which statement is correct regarding this? This is warrants. 91 का C, this is warrants. But future are derivative, so 91 C. 92. In the context of the capital market in India, in the context of capital market in India, which of the following best describe the term right issues? 92 की बात हो रही है। तो right issues an issue of shares to existing equity shareholders in proportion to their existing shareholding। दोस्तों आंसर इज ए, 92 का ए। 93 देखते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये सेबी एंड आरबीआई। जो एक्सचेंज traded currency derivatives and financial instruments traded on exchange that are regulated by the SEBI. SEBI is the primary regulator for the securities market in India, and RBI, it can also establish guidelines and oversee the overall framework of ETCD. ETCD मतलब sorry, exchange traded currency derivatives। 94. Which of the following union ministry is responsible for the identification of champion service sector? Champion service sector is the Ministry of Commerce Industry. Champion service sector refer to the 12 identified sectors by the Ministry of Commerce and Industries. These include information and technology and IT and enable service, tourism and hospitality service, medical value travel, transport, logistic, accounting and finance service, audio visual service, legal service, communication service, construction and related engineering service, environmental service, financial service and education service. Consider the following statement about masala bonds। 95 की बात हो रही है। Masala bonds are debt instruments can be issued in the Indian as well as the offshore capital market. Second, in masala bond, the currency risk lie with the issuers, not the investor. Which of the statement is given are not correct? 95 की बात हो रही है। Both are not correct. Both are not correct दोस्तों। Masala bond, they are Indian rupee denominated. They are Indian rupee denominated bonds issued in offshore capital markets only. Got it? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? नॉट करेक्ट। सेकंड देखेंगे, दे आर इशू टू ऑफशोर इन्वेस्टर सेटल्ड इन डॉलर्स एंड देयरफॉर द करेंसी रिस्क लाई विद द इन्वेस्टर्स, नॉट द इशूअर। सो सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, आंसर इज सी। 96. विद रेफरेंस टू ट्रेजरी बिल्स यानी कि टी बिल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। They are long-term capital market instruments. Treasury bills are considered an asset of the government and
Foreign portfolio investment FPI is allowed in treasury bills. How many of the statement is given above are correct? This is only one. क्योंकि treasury bills are short term money market, not capital market. So first wrong हो गया, not capital market. Second देखेंगे, treasury bills are considered as assets of the government. तो treasury bills are debt instrument and they act as liability to the Indian government. So second is not correct. FPI is allowed to in treasury bills, that is right. Third is correct दोस्तों, only one is correct. 97 देखते हैं. Consider the following statement about engineering procurement and construction model. 97 की बात हो रही है. Yeah, in this model, the cost is completely borne by the government. Second, the private sector's participation is minimal and it is limited to the provision of engineering expertise. Which of the statement given above are correct? Both are correct. EPC model में both is right. 97 का C. 98. With reference to the Indian economy, certificate of deposit and commercial papers are the instrument of money market. B is the right answer. Money market. Got it? 99 देखेंगे. Consider the following statement regarding the National Skill Development Corporation, that is NSDC. It is a not for profit limited public limited company incorporated on July 3rd, 2008 under the section 25 of the Company Act 1956. NSDC was set up by the Ministry of Finance as a public private partnership. तो फर्स्ट क्या है? करेक्ट है. फर्स्ट करेक्ट है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज नॉट पार्ट ऑफ दैट. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस. सो सेकंड क्या हो गया? रॉन्ग. सेकंड रॉन्ग है. आंसर आपका करेक्ट पूछा है. आंसर हो गया 1 ओनली. 100 पे बात करते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. इंपोर्टेंट सीरीज है. शेयर एंड लाइक कर लेना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया. देखो, इंडिया इज द फर्स्ट देखेंगे स्टेटमेंट. द 5G नेटवर्क हैज बीन रोल्ड आउट ओनली इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया. Second, any kind of foreign direct investment is completely prohibited in the telecom sector. Which statement is given above are correct? तो ये कहना neither one nor two. चलिए समझते हैं. India is the world second largest telecommunications market with a subscriber base of 1.16 billion. The overall tele density in India stands at 90.45%. This is the tele density. And the rural tele density is 57.35%. And urban tele density is 160.71%. And the cabinet allow 100% FDI, foreign direct investment, through the automatic route with safeguards. And the telecom sector is the third largest sector in terms of the FDI inflow, contributing 7.1% of the total FDI inflow. So second क्या है? Incorrect. First is also incorrect. And the Prime Minister launched the 5G service on 1st October 2022. And the 5G network has been rolled out in all 28 states and 8 union territories as now. 8 union territories as now. This is one of the fastest 5G rollout in the world. तो फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग. आंसर इज डी, नीदर वन नॉट टू. तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज दोस्तों. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. जय हिंद, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर